गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तेज बोलो, गुड मॉर्निंग बोलना है ना। हाँ फिर वही तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है, वापस से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ये टॉपिक। हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है? हार्मोनल सिस्टम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ भी, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मेल के कंडीशन में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। देखिए कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल मतलब क्या है? ठीक है। कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल मतलब ये है कि जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो किसी न किसी रूप में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करें। ठीक है। अब ये अफेक्ट कैसे करते हैं? तो देखिए दो तीन बातें बहुत सिंपल है मेल में। पहला है कि मैच्योरिटी ऑफ टेस्टिस गेन करना। ठीक है। विच इज एट द एज ऑफ 12, 13, 14 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। 12 to 13 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज। ठीक है। वैसे बुक वाइज जाएंगे तो वो ना थियोरेटिकली 14 ईयर्स भी लिखते हैं। ठीक है। बट 12-13 साल इज द मैक्सिमम एज फॉर द पुबर्टी। ठीक है, इन मेल। और उस कंडीशन में टेस्टिस की मैच्योरिटी जो है वो निर्धारित हो जाती है। जब टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं इसका मतलब कि इट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और ये सारा का सारा जो स्पर्मेटोजोआ का प्रोसेस यानी सिंथेसिस, जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? हार्मोन्स। ठीक है ना। तो सारा का सारा जो सिस्टमेटिक चैनल है वो हार्मोन से ही निर्धारित हो रहा है। ठीक है, वो उन्हीं से कंट्रोल हो रहा है। दूसरा आपका जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जो मैच्योरिटी होती है वो भी किससे आप कंट्रोल करते हैं? वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सर्टोली सेल्स का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है। ठीक है। और सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। वो भी मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म को परफॉर्म करते हैं सो दैट कि स्पर्म वुड बिकम फंक्शनल। ठीक है। और वो जब फंक्शनल हो जाएंगे तभी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर के, और उसके बाद वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक के प्रोसेस को कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल ये है कि एक जिसको कहते हो ना, एक बेसिक हार्मोनल सिस्टम जो है वो मेल के कंडीशन में अवेलेबल है। ठीक है। जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बैलेंस करता है। ठीक है। पूरी तरीके से उनको मेंटेन करता है, और इवन दो कि वो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी मेंटेन करता है। ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहली लाइन में ही कह दिया कि इट मेंटेन्स द पुबर्टी इन मेल। ठीक है। पुबर्टी का मतलब एक बड़ा सा आपका पार्ट है जिसमें कि एक तरफ मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं और दूसरे तरफ there is a maturity of male in term of their secondary sexual character। ठीक है। जैसे बियर्ड एंड मोस्टेक्स के आने से लेकर के, ठीक है, और रूडिमेंट्री ब्रेस्ट से लेकर के, बॉडी हेयर से लेकर के, खास करके चेस्ट हेयर से लेकर के, तमाम ऐसी चीजें, आपके आवाज में जो चेंजेस होते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो मेलनेस को निर्धारित करते हैं, वो सब जो है वो हार्मोनल कंट्रोल में ही आते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और आपको अभी थोड़े टाइम पहले हमने लिडिक सेल के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। ठीक है। और उस लिडिक सेल में आपको क्या बताया गया था? उस लिडिक सेल में आपको बताया गया था टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हार्मोन इस काम को करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात ये होती है, देखिए जब आप मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जब आप उनके सिस्टम को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, खास करके हार्मोनल कंट्रोल के बेसिस पर, तो आपको मालूम चलता है कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस मेल के कंपैरिजन में ज्यादा है। आपको पहले दिन से एक बात बता रहे हैं, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, कि देखिए मेल के पास बहुत लिमिटेड वर्क है अपने रिप्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है। उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो नेचर ने बहुत जिसको कहते हैं ना मीन तरीके से निर्धारित किया है कि भैया आपको इतना ही फंक्शन परफॉर्म करना है, और वो फंक्शन ये है कि आपको मेल गैमेट बना देना है। ठीक है। उस मेल गैमेट को किसी भी हाल में ट्रांसपोर्ट कर देना है टू द फीमेल पार्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और आप निश्चिंत हो जाइए, इसके बाद आपका कोई काम नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहां से जो सीरीज जो मतलब सीरीज ऑफ चेंजेस चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सारे के सारे जो है वो फीमेल सिस्टम में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा। आप सोच करके देखिए, फर्टिलाइजेशन से यानी कि जब स्पर्म को रिसीव करना है, ठीक है ना, तब से लेकर के उसके बाद स्पर्म की मूवमेंट करानी है। ठीक है। उनको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना है। फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन को निर्धारित करना है कि भाई फर्टिलाइजेशन सही तरीके से हो जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा? क्लीवेज के प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, देखिए जब जाइगोट बनने की प्रक्रिया होती है, अभी आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे 10 में क्या होता है कि हम लोग सीधे सीधे पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजेशन और उसके बाद हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं जाइगोट। ठीक है, बीच में एक प्रोसेस जो है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको हम नहीं पढ़ते। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या है हमारा? क्लीवेज। ठीक है, इट इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट टू अटेन द नॉर्मल सेल साइज। क्योंकि जाइगोट बनने के बाद जो सेल की साइज होती है वो काफी बड़ी होती है, इट इज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। ठीक है, वो उनकी साइज को अटेन नहीं करते जैसा हमारा नॉर्मल ह्यूमन सेल है। तो पहले उसको क्या करना होता है? पहले उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? ह्यूमन सेल जैसा बना देना है और तब उसके बाद उस जाइगोट की एंट्री करानी है टू द यूट्रस और तब जाकर के उसका इम्प्लांटेशन होता है। इसीलिए 10 क्लास में आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि जाइगोट जो होते हैं वो जाकर के इम्प्लांट होते हैं, यही बताया जाता है। और 12 क्लास में आपको ये नहीं बताया जाता। 12 क्लास में बताया जाता है कि जाइगोट फॉर्मेशन के तुरंत बाद, ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको क्लीवेज कहते हैं और उस क्लीवेज के प्रोसेस में हमको क्या करना होता है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और यही ब्लास्टोसिस्ट जाकर के इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डायरेक्टली जाइगोट नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और तब जाकर के इम्प्लांटेशन हुआ, उसमें भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं यूट्रस में। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से डेवलपमेंटल स्टेजेस की शुरुआत होती है, तो बीच में प्लासेंटेशन हो जाता है, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसमें तो और नए हार्मोन आकर के जुड़ेंगे भी, अभी आपको प्लासेंटा बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब वहां से आप निकलते हैं तो उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, नहीं उसके बाद पहले होता है आपका गैस्ट्रुलेशन जिसमें जर्म लेयर्स बनते हैं। ठीक है, उसमें भी हार्मोनल सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है जिसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, पहले मंथ से लेकर के 7 मंथ तक सारे ऑर्गन्स के बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, 7वें मंथ के बाद कोई ऑर्गन नहीं बनते। ठीक है, हालांकि ऑर्गेनोजेनेसिस को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग सीखेंगे उसमें। और उसके बाद फिर होता है फाइनली देयर इज अ पार्चुरेशन व्हिच इज आल्सो अंडर द कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिस्टम। वो भी परफॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिस्टम में, उसमें तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, खास करके वहां पर 2 हार्मोन्स का जिक्र बहुत होता है। ठीक है, एक होता है रिलैक्सिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो तमाम ऐसे हार्मोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीमेल सिस्टम में पार्टिसिपेट करके उनके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जबकि मेल के कंडीशन में कुछ एक हार्मोन जो है वो केवल और केवल उनके मैच्योरिटी यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, और थोड़े बहुत कंडीशन में कुछ इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, अदरवाइज मेल में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल नहीं होती है। ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, तो इस हार्मोनल सिस्टम को हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने साइक्लिक तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और इस हार्मोनल सिस्टम को हम लोग यहां से सीख सकते हैं। देखिए, जो भी हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहला जो रोल होता है वो किसका होता है? आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में ये बताया गया है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एंड देखिए वही वो पार्ट है हाइपोथैलेमस के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, नर्वस कंट्रोल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में एक क्या है, एक दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं न्यूरो हार्मोनल सिस्टम या न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिलीजिंग हार्मोन को निकालता है और उस हार्मोन का नाम है, देखिए हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन हो रही है GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको आप GnRH कहते हो, ये GnRH कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमेटिक रीजन से, यानी हाइपोथैलेमस से। और ये हाइपोथैलेमस से निकल करके किसको नॉक करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। अब देखिए, पिट्यूटरी में एक्चुअली तीन पार्ट है। ठीक है, एक जो पिट्यूटरी है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर लोब, एक जो होता है दैट इज द मिड पिट्यूटरी, और एक जो होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कुछ बुक्स उसको डायरेक्टली 2 ही पार्ट में डिवाइड करता है, एक को कहा जाता है एंटीरियर लोब, दूसरे को कहा जाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सबसे ज्यादा जो हार्मोन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? एंटीरियर लोब से निकलते हैं। सो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने डायरेक्टली नॉक कर दिया। ठीक है, और इस नॉकिंग कंडीशन से क्या हो गए
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गए, एक्टिव हो गए, ये एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करना शुरू किया। एक हार्मोन जो है वो क्या है, एफएसएच, और दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, एलएच। और एक चीज और जान लीजिए, एलएच हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन का जिक्र जरूरी है। उस हार्मोन का नाम है आईसीएसएच। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका जिक्र आपके बुक में नहीं है। आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप खुद सोचिए, लिडिक सेल्स क्या है, लिडिक सेल्स इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और नाम क्या लिखा हुआ है, देखिए आईसीएसएच यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे हार्मोन जो डायरेक्टली इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर में एक्ट करके उनको क्या करते हैं, उनको एक्टिव बनाते हैं। ठीक है ना, उनको मैच्योर बनाते हैं, उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। और दूसरा दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ लिडिक सेल्स, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक को ये एक्सेलरेट करते हैं टू सिक्रीट एंड्रोजन। ठीक है ना, टू सिक्रीट एंड्रोजन। देखिए फिर यहां पर हमने टेस्टोस्टेरोन लिखा है, क्योंकि ये कॉमन एंड्रोजन है, इसलिए हम अब सारे एंड्रोजन को तो लिख नहीं सकते। बट एक्चुअल में ये क्या करते हैं, लिडिक सेल जो होते हैं आईसीएसएच और एलएच के प्रेजेंस में ये एक्चुअली एक्टिवेट करते हैं हार्मोन, या आप ऐसे कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ हार्मोन नोन एज एंड्रोजन। और ये एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होते हैं, ये जो एंड्रोजेंस होते हैं, उन्हीं में एक कॉमन एंड्रोजन क्या है आपका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैच्योरिटी। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, तो आपको सोचिए, टेस्टिस के बाद, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से आप बाहर निकलिए, ट्यूबलाई रेक्टाई से लेकर के और लास्ट पेनिस तक के जितने भी एरियाज हैं, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ही तो है। एंड दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट, किसमें आते हैं ये, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसका मतलब आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक नहीं बोलिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द मेल पहला, और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं। अभी आपने जस्ट इसके एक दो क्लासेस पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इन्होंने मैच्योर कर दिया। अब ये अमाउंट पर डिपेंडेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट अगर होगी, टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट अगर बेहतर तरीके से रिलीज हो रही है, तो उस कंडीशन में ये इसको क्या कहते हैं, ये जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनके मैच्योरिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उनके मैच्योरिटी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जब इनके अमाउंट जो है वो घटते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी एक्टिविटी को ये क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए हमने दोनों चीजें लिखी हैं, मैच्योरिटी में इनहिबिट्स भी है और स्टिमुलेट्स भी, यानी एक बार ये स्टिमुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ कंडीशंस में ये क्या करते हैं, इनहिबिशन भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ एक्टिविटी, कि भाई जिस समय में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है उस टाइम में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को मेंटेन करना है, तो टेस्टोस्टेरोन उनको क्या करेंगे, एक्टिव बनाएंगे, उनको मैच्योर बनाएंगे। और जिस समय में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, उस कंडीशन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कोई विशेष रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में उनके एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे सिंपल सी बात समझिए कि हमेशा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी तो परफॉर्म होती नहीं है, ये बात सबको समझ में आ रही है ना। तो जिस समय में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, उस समय में टेस्टोस्टेरोन ये निर्धारित करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है उनकी एक्टिविटी बेहतर तरीके से चले, ताकि कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी उसमें पार्टिसिपेट करें और आपका जो रिप्रोडक्टिव आइडेंटिटी है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एबिलिटी है, वो पूरी तरह से देखने को मिले। इसका मतलब कि स्पर्म का कंटिन्यूअस, स्पर्म की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक इजेक्ट करने की जो क्षमता है,
वो इनके थ्रू आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस समय रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है, ठीक है, जिस समय में आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कोई यूज नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी अभी नहीं परफॉर्म हो रही है, तो उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन ही निर्धारित करता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी या उनकी जो फंक्शनलिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने देखिए दोनों चीजें लिखी हुई है। एक तरफ हमने क्या लिखा हुआ है, इट कैन इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैच्योरिटी, ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो स्टिमुलेट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैच्योरिटी। तो दोनों कंडीशन को ये परफॉर्म करता है। अब देखिए दूसरे तरफ एफएसएच का काम क्या है, तो एफएसएच जो होते हैं ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं टू द सर्टोली सेल्स, जिसको आप क्या कहते हो, नर्स सेल भी कहते हो। और आपको पढ़ाया है कि नर्स सेल जो होते हैं इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। तो देखिए यहां पर ये दोनों चीजें प्रमोट करते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्म को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ होगा, सिंथेसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ होगा, और उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे उनको वो नरिश करेंगे और नरिशमेंट देकर के वो उसको मैच्योर भी बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इनका काम क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं। और एक बात और देखिए, लीडिंग सेल भी जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टिमुलेशन में मदद करते हैं। तो एक एरो आप वहां पर और दे दीजिए, लीडिंग सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, लीडिंग सेल भी इन्फेक्ट करते हैं, मतलब अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम भी जो है वो कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टिमुलेशन में आ ही जाता है। ठीक है ना, कर दिए इसको, कर दीजिए इसको, लीडिंग सेल के साथ आप इसको जोड़ दीजिए, इस वाले को, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेशन को। कर लिया सबने? चलिए, और दूसरा देखिएगा एक और बात, सर्टोली सेल्स एक्चुअल में दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। हमने यहां पर एक ही मेंशन किया है क्योंकि आपके बुक में एक ही का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। एक हार्मोन जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, इनहिबिन, क्या लिखा हुआ है, इनहिबिन, और एक और हार्मोन ये रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन का नाम देखिए, उस हार्मोन का नाम है एबीपी, वाला एबीपी नहीं जो एबीपी न्यूज सुनते हैं, ठीक है, इसका नाम है, हाँ तो फिर एबीपी वही है, ठीक है, इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिविन। ठीक है, तो एक और हार्मोन को ये रिलीज करते हैं इनहिबिन के अलावा, जिसका नाम है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविन भी कहते हैं। तो इनहिबिन और एक्टिविन दोनों हार्मोन को रिलीज करेंगे, और इनहिबिन क्या करता है, प्रोसेस को स्टॉप करने में मदद करता है। यानी कि देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये देखिए तो एंजाइम इनहिबिन का एरो जो है ये यहां से होकर के कहां पहुंच गया, हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, और ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है, यानी कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वहां से एक सिग्नल रिलीज करता है कि भाई अब इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दो, क्योंकि एक टेस्टिकुलर साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे तो फिर यहां से हार्मोन को निकालना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो क्या हो रहा है, इनहिबिन जो होते हैं वो डायरेक्टली निकल करके और किसको अफेक्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस को, टू स्टॉप योर प्रोसेस, आप अपने प्रोसेस को स्टॉप करो। ठीक है, ताकि कि जीएनआरएच का जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाए। और अगर जीएनआरएच का प्रोसेस जीएनआरएच हार्मोन अगर स्टॉप हो गए तो उस कंडीशन में इंटीरियर पिट्यूटरी भी काम करना बंद कर देगा। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने आप स्टॉप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसी जरूर भाई कोई ना कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि कंटिन्यूएशन में जो प्रोसेस चल रहा है वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का प्रोसेस है, और ये नेगेटिव फीडबैक कहां से आता है, तो सर्टोली सेल एक स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को रिलीज करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन, जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को टच करता है, हाइपोथैलेमस को नॉक करके कहता है कि वी हैव टू स्टॉप इट। ठीक है, और उससे जीएनआरएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ इनएक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जब हाइपोथैलेमस रुक गए, जीएनआरएच रुक गया, तो तमाम प्रोसेसेस जो है वो अपने आप, क्योंकि सब जो है वो लाइन से होने वाले प्रोसेसेस हैं, सारे प्रोसेस जो होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। एक्टिविन जस्ट उल्टा काम करता है, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। वो क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को प्रोड्यूस करते हैं। एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन,
या एक्टिविन जो होते हैं वो दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में मदद करते हैं। फिर जरूरत पड़ेगी, फिर सर्टोली सेल एक्टिव होकर के एक्टिविन को रिलीज करेगा। एक्टिविन जो होंगे वो क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक में आएंगे। समझिए बात को, निगेटिव फीडबैक का मतलब प्रोसेस को रोकना, और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को चलाना। यानी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ की कंडीशन है ऑफ द हार्मोनल सिस्टम। तो एक तरफ इनहिबिन स्विच ऑफ कर दे रहा है, हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देगा, और एक तरफ क्या कर रहा है, एक्टिविन या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उस प्रोसेस को दोबारा शुरू करवाने में मदद करता है। जब जरूरत होती है उस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक के प्रोसेसेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो जैसे ही एबीपी जाकर के वापस से क्या करेगा, नॉक करेगा टू द हाइपोथैलेमस टू स्टार्ट द प्रोसेस। और एक बार जब प्रोसेस की शुरुआत हो गई तो फिर क्या हो गए, फिर वैसे ही जीएनआरएच निकलेंगे, इंटीरियर लोबो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे, और तमाम प्रोसेसेस जो आप रो में देख रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होंगे। अब समझ में आया। दूसरा देखिए, एक चीज और है, टेस्टोस्टेरॉन जब निकलते हैं तो एक्चुअल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मैच्योरिटी, ये सबको परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए आप यहां पर, इसके एरो को देखिए, टेस्टोस्टेरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीएनआरएच और एलएच के एक्टिविटी को भी स्टॉप करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी दोनों तरफ से हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक तरफ ये डायरेक्टली जाकर के इसको रोक रहा है, एक तरफ ये क्या कर रहा है भाई, ये भी जाकर के जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऊपर भी एक्ट करके इसके प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है, दैट इज इनहिबिट द जीएनआरएच एंड एलएच। तो जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो एलएच ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन दोनों मिलकर के प्रोसेस को एक कंप्लीट साइकिल के बाद स्टॉप करवाने में मदद करते हैं। और एबीपी प्रोटीन जो होते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कराने में मदद करते हैं। अब समझ में आया। सो इट इज ऑल अबाउट हार्मोनल कंट्रोल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है, या व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक सिग्निफिकेंस आपने क्या देखा। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस तो है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेसेस, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन टू द चाइल्ड बर्थ। समझ में आ रहा है ना। दूसरा आपने क्या देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा, तो हाँ, सेक्सुअल कैरेक्टर को इनहांस करना। अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो यू हैव टू लुक लाइक अ मेल। ठीक है, आपके अंदर मेलनेस की पॉसिबिलिटी होनी है, और अगर मेलनेस की पॉसिबिलिटी होनी है तो उसके लिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सहायता लेनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक बेहतर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, जब तक उनके फंक्शनैलिटी बेहतर नहीं होंगे, तब तक आप मेलनेस के कैरेक्टर को अचीव कैसे करेंगे। और देखते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे कंडीशंस में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जिनमें मेलनेस की पॉसिबिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, उनके एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जो आपके और उनमें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और खास करके स्कूलों में तो अगर ऐसा कोई बच्चा मिल जाए, ठीक है, जिनमें मिलनेस की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो, तो हम उसको चिढ़ा करके मार डालते हैं। ठीक है, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं। ठीक है, इट इज अ सिंपल हार्मोनल डिसबैलेंस, बट जितनी हमारी एज है उस हिसाब से हम भी गलत नहीं है। ठीक है, जब आप मैच्योर होते हैं तब आपको लगता है कि जिस काम के लिए हम सामने वाले को टारगेट करते हैं या प्रताड़ित करते हैं, एक्चुअल में उसकी रत्ती मात भी गलती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कौन ऐसा लड़का होगा या कौन ऐसी लड़की होगी, ठीक है, जो ये चाहती होगी कि मेरी जो मेलनेस या फीमेलनेस की कैरेक्टर है वो ना आए। ऐसा कोई है क्या। ठीक है, हर कोई ये चाहता है कि जैसे सारे लोग हैं वैसे हम भी हो। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेट होते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनके हार्मोनल डिसबैलेंसेस, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, खास करके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, ठीक है, खास करके जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए, मैं इसलिए प्राइमरी कैरेक्टर को भी जोड़ दिया, क्योंकि प्राइमरी कैरेक्टर अगर नहीं होंगे तो ठीक है, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अगर नॉर्मलिटी है भी थोड़ी सी, तो आने वाले टाइम में वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन हुआ ही नहीं है, ना तो टेस्टिस ढंग से बन पाया, ना तो ओवरी ढंग से बन पाई। समझ में आ रहा है ना। तो फिर वहां पर भी उनको प्रताड़ना का शिकार होना है। ठीक है, आपको क्या लगता है, अभी आपको आने वाले टाइम में इनफर्टिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है, जो लोग इनफर्टाइल नेचर के होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी जीवन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है।
ठीक है, आप कभी उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा कि मेंटल तौर पर वो कितने सिक होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समाज, ठीक है ना, एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी हाल में मुक्त नहीं करती। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां जो है वो प्रोड्यूस करके देगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों रिप्रोडक्टिव जो वो है फेल्योर, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देते हैं। इसीलिए कंप्लीट हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, शुड बी नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू अलाइव। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप इसलिए पढ़िए क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको एक चीज का पता चलता है कि अगर मान लो कि मुझे सब कुछ पता है कि ये हार्मोन वो हार्मोन सब निकलते हैं, और कभी कोई एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है अपने अंदर, ठीक है, और वो जस्टिफाई हम ही कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस पर खुल करके बात नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में हम कम से कम डॉक्टर से मिल तो सकते हैं, हम कम से कम उनको अपनी परेशानी तो बता सकते हैं, जो रिपोर्ट्स आती है उसको हम चेक तो कर सकते हैं कि व्हाट हैपनिंग टू मी। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम अपने आप को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि ये पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, कि आपके मेलनेस और फीमेलनेस के कैरेक्टर कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमी है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्टिस यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से लेकर के लास्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां तक की चीजें आज हमने कंप्लीट कर ली है। किसी को दिक्कत? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास यानी कल तो छुट्टी रहेगी बकरीद की, नेक्स्ट क्लास यानी मंडे से हम लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उनकी एनाटॉमी की स्टडी करेंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।